हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद शहनाज मैम। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज शहनाज। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम नीट 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको पता है किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है। और आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम जो है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है और सिलेबस भी इसका डिसाइडेड है और टॉपिक भी डिसाइडेड है। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। ठीक है। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं नीट में तो बाद दफ़ा ये बात कही जाती है कि अरे क्वेश्चन रिपीटेड है। रिपीटेड नहीं है। क्या होता है कि सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, तो लैंग्वेज चेंज करके वही तो पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन जो है लैंग्वेज चेंज करते हैं और अपनी बड़े बड़े क्वेश्चन बना के दे देते हैं। जैसे ही पहला क्वेश्चन आया बच्चा घबरा गया, अरे ये क्या पूछा है। जैसे कि नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। उसके कितने बड़े बड़े 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर डीएनए बाइंड ऑन द जेल। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं और इतने बड़े बड़े और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चा घबरा जाता है, अरे क्या पूछ लिया। लेकिन कुछ नहीं पूछा है। ये पूछा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। सिर्फ एग्जामिनर ये पता करना चाह रहा है कि आपने इसको पढ़ा है, क्योंकि ये आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी का 11th चैप्टर में दे रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आप पहले ही जो ऑप्शन है उसको आप देख लोगे कि इसमें क्या पूछा गया है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर डीएनए बाइंड ऑन द जेल। तो यहाँ तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की बात हुई नहीं है। तो ये इसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। ये कहाँ यूज़ होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो यहाँ हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं थी, तो हमारा आंसर तो यही हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। डीएनए का सेपरेशन और आइसोलेशन होता है। ये इसमें क्या होता है, जब यूवी लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। ये ठीक हमने पढ़ा है। जो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उनको इल्यूशन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और डीएनए फ्रेगमेंट स्ट्रैंड जो होते हैं वो कौन सा केमिकल यूज़ होता है? एथिडियम ब्रोमाइड यूज़ होता है। ठीक है। तो अब ये बात आती है कि हमने जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से पढ़ा है तो हम पहले ही समझ जाएंगे कि यही गलत है, और क्योंकि पूछा ही गलत है तो इसीलिए ये सही आंसर हो गया हमारा। ठीक है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी का ये पेज है जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा गया है, पढ़ाया गया है अच्छे से। आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक और चीज़ है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये क्या है? एक एंजाइम है। क्या करता है ये? मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। तो इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर? मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है? डीएनए को कट करता है। डीएनए को कट करता है। कहाँ पर? स्पेसिफिक लोकेशन पर। स्पेसिफिक लोकेशन पर ये कट करता है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ये अब और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा गया है। कितना इजी है ये। देखो स्टेटमेंट 1 दे रखा है। मेंडल स्टडी 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरि बिल्कुल सही बात है। पी प्लांट पर 7 कैरेक्टर पे काम किया था और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था मेंडल ने। दूसरा स्टेटमेंट में दे रखा है कि पी प्लांट्स में क्या क्या उसके कैरेक्टर थे, क्या क्या लिया था। सीड शेप लिया था, कलर लिया था, फ्लावर का कलर, पोड का शेप एंड कलर, फ्लावर की पोजीशन एंड स्टेम की हाइट, ये सब चीज़ें ली गई थी। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आंसर जो है, दोनों स्टेटमेंट से ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा गया है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। ये कौन कौन से थे? सीड लिया था, फ्लावर, पोड और स्टेम। स्टेम का साइज़ और हाइट पूछा था। ठीक है। और उसका पोड का फॉर्म कैसी है, कलर पूछा गया था। फ्लावर का कलर पूछा गया था कि वायलेट है क्या वाइट है ना। और सीड की फॉर्म और कोटिलेडॉन्स पूछे गए थे। तो ये कुल मिला के 7 कैरेक्टर्स हो गए थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। तो इनकरेक्टली पूछा गया, यहाँ पर भी इनकरेक्टली। सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है या नॉट पूछा गया है। ठीक है। ये वर्ड बहुत ज़रूरी देखने हैं, क्योंकि इससे आंसर हमारा चेंज हो जाता है। जैसे पोरफायरा है, पूछा पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च। बिल्कुल सही है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है।
वॉलवॉक्स में स्टार्च पाया जाता है, ये ग्रीन alga है। ग्रीन alga में क्या होगा, स्टार्च ही होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एक्टोकार्पस है, फिक्सोजैंथिन, बिल्कुल सही बात है। यूलेथ्रिक्स, तो इसमें तो मैनिटॉल नहीं पाया जाता है, क्यों, ये भी ग्रीन alga है। क्या है ये, ग्रीन alga है, और ग्रीन alga है तो इसमें क्या पाया जाएगा, स्टार्च पाया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें स्टार्च पाया जाएगा। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा इसका, रिजर्व फूड मटेरियल होगा स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड, किस में पाया जाता है एक्सो टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, और हम बहुत जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन, किस में पाया जाता है, यानी कि फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स पाए जाते हैं, और मेल में क्या होता है, सिर्फ एक्स पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रासोफर में। हमारा आंसर तो ये हो गया। देख लेते हैं इसमें क्या होगा, फीमेल में एक्स है, मेल में सिर्फ एक्स है, और इस तरह से जो जनरेशन आएगी उसमें क्या आएगा, 50% मेल होंगे और 50% फीमेल होंगी। फीमेल कितनी होंगी, वो भी 50% ही होंगी। ठीक है, किस किस में पाया जाता है एक्सोसेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रासोफर में, एफिड्स में, हनी बी में और बग्स में। ठीक है, ये पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग म्यूसिस। ठीक है, म्यूसिस के टाइम पर जो होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, होमोलोगस एक ही क्रोमोसोम्स है, ठीक, और एक ये क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे एक नोड्यूल्स बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, साइट्स, ये कौन सी साइट्स हो गई, ये क्रॉसिंग ओवर की साइट्स हो गई, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। ठीक, तो ये इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेंट हो जाती हैं, इसकी लेग आर्म जो है इसके साथ जुड़ गई और इसकी आर्म इसके साथ जुड़ गई, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, ये आंसर है। यहाँ पर भी नॉट ही पूछा गया है, और एक्स सिटू कंजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, और भी होते हैं। इन कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, बताइएगा। बॉटेनिकल गार्डन हो गया, बॉटेनिकल गार्डन, और कौन सा हो गया, डीएनए बैंक, डीएनए बैंक, और कौन सा हो गया, जूस हो गए। ठीक है, एक्वेरियम, ये तो एग्जाम्पल हो गए इन सिटू के, सॉरी एक्स सिटू के, ये एक्स सिटू के एग्जाम्पल हो गए। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता क्या है, यानी नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ओरिजिनल प्लेस पर स्पीसीज़ नहीं है, उसे आर्टिफिशियल जगह पर रखा जा रहा है या आर्टिफिशियली उसको कंजर्व किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसके ये सारे एग्जाम्पल हैं। और अगर हम इन सिटू की बात करें तो वहाँ पर स्पीसीज़ को नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये और तो फिर इसका आंसर क्या हो गया, नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल प्लेस पर, नेचुरल हैबिटेट पर स्पीसीज़ को रखा जाता है उसके नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा, किससे रिलेटेड, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, 1 2 3 क्वेश्चन तक इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि फ्लावर जो है प्रोड्यूस करता है केमिकल जिससे अट्रैक्ट होती हैं फ्लाई और बीटल, बिल्कुल सही बात है। और पॉलिनेशन बाय वाटर बहुत ही रेयर होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और पॉलिनेशन बाय विंड इन मोर कॉमन अमंग अबॉयटिक पॉलिनेशन, ये भी ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, मॉथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट अमंग इंसेक्ट, तो ये नहीं है। क्यों, जो मोस्ट डोमिनेटेड की बात आती है तो उन हम बात करते हैं वीज की, ये क्या करती है, 80% पॉलिनेशन करते हैं अमंग इंसेक्ट। ठीक है, तो
आंसर हमारा ये हो जाता है क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अभी आ जाता है, यहाँ पर है स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, आपने पढ़ा है PEP, पैप, क्या, फास्फो इनोल पायरुवेट एंड इट इज़ फाउंड इन मेसोफिल सेल, ये बिल्कुल सही है। मेसोफिल सेल ऑफ C4, जो स्टेटमेंट सेकंड है उसमें C4 प्लांट्स में लैक यानी नहीं होता है क्या, रुबिस्को, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जब दोनों ही ठीक हैं तो आंसर हो जाता है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्या होता है यहाँ पर, जो रुबिस्को एंजाइम में मेसोफिल में नहीं बल्कि बंडल ऑफ सीथ में मिलता है, ये देखिएगा। और इसका ये फर्स्ट जो होता है PEP वैप होता है, तो आंसर हमारा हो जाता है ये, ठीक है। दोनों ही करेक्ट हैं। इतना बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया है ना, लेकिन घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। इसमें ओल्ड ट्रीज का जो ग्रेटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन कलर का होता है, ये आपने पढ़ा है कि किस वजह से सेक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, बिल्कुल ठीक है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम, बिल्कुल ठीक है। डिपोजिशन ऑफ सुवेरियन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, गलत। आउटर लेयर स्टेम में नहीं होता है। डिपोजिशन ऑफ टैनिन एंड गम रेजिन, ये भी नहीं होता है एरोमेटिक सब्सटेंस। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट एंड एसेंशियल ऑयल, ये भी नहीं होता। तो हमारा आंसर 1 और सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट, यानी A और B दोनों। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन को जो ऑप्शन है ये थोड़ा मिलाकर कॉम्पैक्ट करके थोड़ा बड़ा बना देते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोजल्स ऑन द रूट ऑफ एलनेस, ठीक है। तो एलनेस में कौन करता है, ये करते हैं फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव स्पीसीज़ है एक्टिनोमाइसिटीज़ की। ये क्या है, ग्राम, ये है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव स्पीसीज़ है। किसकी है ये, एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज़ की है। और ये फिलामेंटस है, सिम्बायोसिस शो करता है किसमें, एक्टिनोराइजल प्लांट्स में, ठीक है। तो एक्टिनोराइजल प्लांट्स में ये सिम्बायोसिस शो करता है कौन, फ्रैंकिया, ये है। सिम्बायोसिक एसोसिएशन बिटवीन फ्रैंकिया एंड एक्टिनोराइजल प्लांट्स, और ये क्या करते हैं, नोड्यूल्स बनाते हैं। तो एक्टिनोराइजल सिम्बायोसिस होती है फ्रैंकिया और एक्टिनोराइजल प्लांट के साथ, ठीक है। तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चन नीट 2022 के डिस्कस किए, इनके जो टॉपिक हैं उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपके लिए और भी अच्छी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी जो 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग मेरे लेक्चर को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।